नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। 2025 की शुरुआत से ही भारत कनेक्टिविटी की तेज रफ्तार बनाए हुए है। कल दिल्ली एनसीआर में नमो भारत ट्रेन का शानदार अनुभव, जिसमें भारत ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की और जिसके साथ अब मेट्रो नेटवर्क 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का हो गया। और उसके साथ आज उत्तर में जम्मू कश्मीर, पूरब में ओडिशा और दक्षिण में तेलंगाना, देश के एक बड़े हिस्से के लिए न्यू एज कनेक्टिविटी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन। ये बताता है कि पूरा देश अब एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहा है और यही सबका साथ सबके विकास का वो मंत्र है जो विकसित भारत के सपने में विश्वास के रंग भर रहा है। ये कहा पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद। और आज इसी पर हम करेंगे चर्चा कि कैसे रेलवे का हो रहा है विस्तार और रेलवे विकास को दे रहा है नई रफ्तार। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। देश में कनेक्टिविटी को और बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में पीएम मोदी ने नए जम्मू रेलवे मंडल का उद्घाटन किया। उन्होंने तेलंगाना में चलापल्ली स्थित नए टर्मिनल स्टेशन का भी उद्घाटन किया और ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे मंडल भवन का शिलान्यास भी किया। पीएम ने कहा कि रेलवे विकास को मापदंडों पर रेलवे को बढ़ाया जा रहा है। भारत में रेलवे के विकास को हम 4 पैरामीटर्स पर आगे बढ़ा रहे हैं। पहले, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन। दूसरा, रेलवे के यात्रियों को आधुनिक सुविधा। तीसरा, रेलवे की देश के कोने कोने में कनेक्टिविटी। चौथा, रेलवे से रोजगार का निर्माण, उद्योगों को सपोर्ट। आज के इस कार्यक्रम में भी इसी विजन की झलक दिखाई देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशंस का कायाकल्प हो रहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे आज 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ बढ़ रहा है। कि फर्स्ट स्टेशन से लेकर डेस्टिनेशन तक भारतीय रेल से यात्रा एक यादगार अनुभव बने, इसके लिए देश में 1300 से ज्यादा अमृत स्टेशनों का कायाकल्प भी हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में रेल कनेक्टिविटी का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 35% रेल लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। आज भारत रेल लाइनों के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के करीब है। तो रेलवे के विकास की रफ्तार लगातार बढ़ रही है और किस तरह से ये देश के विकास में योगदान दे रहे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से लोगों को, इसको आम आदमी को इससे फायदा हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं। जया वर्मा सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फॉर्मर चेयरमैन रेलवे बोर्ड। मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही करना चाहेंगे कि किस तरह से, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो रेलवे की जो छवि है उसमें एक विजिबल चेंज आया है। जी नमस्कार। जैसा कि आपने अभी दिखाया कि प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है और जिस तरह से रेल का विस्तार किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमें हर तरह से उस लेवल का बना देना है जो कि एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है और देशवासियों की जो रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है और अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो पूरी कर सके। जिसका ये मतलब है कि अगर किसी को चाहिए कि एक जगह से दूसरी जगह रेल से यात्रा करे तो उनको बिना किसी परेशानी के टिकट मिल जाना चाहिए। आज की तारीख में हमारे पास कैपेसिटी ओवर सैचुरेटेड है। अगर हम देखें तो जो आवश्यकता है उससे हम अभी कहीं बहुत दूर हैं। हमें उस लेवल तक पहुंचना है कि लोग
जब चाहें जिस जगह जाना चाहें वहाँ की यात्रा कर सकें और टिकट उनको आसानी से मिल सके। उसके लिए हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, उसको बढ़ाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए रेलवे एक कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, उसको बहुत ज़्यादा कैपिटल की आवश्यकता है और समय की भी आवश्यकता है। तो इन दोनों मापदंडों पे सरकार ने अपना फोकस किया है और अगर आप देखेंगे जहाँ तक कैपिटल इन्फ्लक्स की ज़रूरत है, जितनी राशि की आवश्यकता है उसको भरपूर दिया जा रहा है। और इस फाइनेंशियल ईयर में आप लोग जानते ही हैं कि 2.6 लाख करोड़ कैपिटल जो है वो रेलवे को एलोकेट किया गया है। उसके साथ ही इस काम को करने के लिए जो गति की आवश्यकता है वो भी रेलवे ने अपनी कई गुना बढ़ा दिए। अगर आप सिर्फ 2024 की ही बात करेंगे तो अभी तक 3000 से ज़्यादा 3400 किलोमीटर का निर्माण किया जा चुका है और विद्युतीकरण जो है वो करीब करीब 100% हो गया है। और ये जो डेवलपमेंट है, स्टेशंस का नवीनीकरण, आधुनिकरण हो रहा है। 1300 अमृत स्टेशन की बात हो रही है, उसमें से 1200 के ऊपर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो गति के साथ भी की जा रही हैं। जिस तरह के की स्पीड की आवश्यकता है उसको भी लाया गया है, जिससे कि ये हम जल्दी से उस लेवल पर पहुंच सकें कि जो भारतवासियों की आकांक्षाएं हैं और रिक्वायरमेंट हैं उसको हम पूरा कर सकें। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज भी जुड़े हुए हैं, लगातार रेलवे कवर करते हैं। राजेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में और आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम साल की शुरुआत की बात करते हैं तो रफ्तार के साथ हुई है, कितना अहम कल का दिन भी और आज का दिन भी, और किस तरह से रेलवे को जन जन तक पहुँचाने के प्रयास में गति आई है? उमर अब्दुल्ला, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जिस तरीके से सराहना की है जम्मू डिवीज़न को लेकर, उसकी निश्चित रूप से प्रशंसा की जानी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री के तौर पर उमर अब्दुल्ला ने बहुत ही मुक्त कंठ से प्रधानमंत्री की तारीफ की और कहा कि बहुत ही यह चिर प्रतीक्षित मांग थी। पहले जो जम्मू था वो फिरोजपुर डिवीज़न का हिस्सा हुआ करता था, अब जो है जम्मू को अपना डिवीज़न मिला है। इससे न सिर्फ आवाजाही में मदद मिलेगी बल्कि रोजगार का सृजन भी होगा, पर्यटन के अवसर मिलेंगे। और एक ज़माना था जब 1972 में रेल जो है वो जम्मू पहुंची थी और सिर्फ जम्मू तक रेल जाती थी और कटरा तक भी रेल का परिचालन शुरू हुआ। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री ने जब कटरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था, मैं उस इवेंट को कवर करने के लिए गया हुआ था। उस वक्त भी मुझे याद है, और माता वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले जो मुसाफिर थे वो जम्मू जाते थे और जम्मू से फिर गाड़ियों में सवार होकर वो कटरा तक की यात्रा करते थे और फिर पैदल चढ़ाई करते थे। अब सीधी ट्रेन जो है वो माता वैष्णो देवी तक, कटरा तक जो है जाती है और कटरा से फिर वो चढ़ाई करते हैं। तो एक बड़ा व्यापक रमा जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क का जिस तरीके से विस्तार हुआ है, उससे कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के लोग अपने को रेल नेटवर्क से कटा हुआ महसूस करते थे, उनके मन में एक संतोष का भाव जरूर जुड़ा है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है हिंदुस्तान की, उस रेल नेटवर्क से उनको जुड़ने का फ़ायदा मिला है। और अब जो है सबसे ऊंचा ब्रिज, चिनाव ब्रिज जो है वो बनकर तैयार है। आने वाले दिनों में कश्मीर तक जो है वो ट्रेन की पहुंच होगी। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो जम्मू के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात का आज के कार्यक्रम में जिक्र किया है कि निश्चित तौर पर रेल नेटवर्क से जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से वर्तमान सरकार ने जोड़ने की कोशिश की है, नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों को जिस तरीके से रेल नेटवर्क से जोड़ने की कोशिश की गई है, उससे कम से कम कश्मीर के लोग और नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने को अब कटा हुआ महसूस नहीं करेंगे। और आने वाले दिनों में भारतीय रेल तरक्की की इबारत जो है वो इन क्षेत्रों में और भी लिखने वाला है। बिल्कुल जय मैम, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो दिल्ली से सीधे श्रीनगर रेल से जाने का इंतज़ार सबको है। ऐसे में जो ये नया जम्मू रेलवे डिवीज़न दिया गया है, ये कितना अहम है? देखिए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि ये जैसा बताया गया कि ये फिरोज़पुर डिवीज़न का हिस्सा है आज की तारीख में। पर फिरोज़पुर डिवीज़न से, हेडक्वार्टर से अगर आप श्रीनगर तक जाने की कोशिश करेंगे तो आपको 20 घंटे, कम से कम 20 घंटे लग जाएंगे। और फिरोज़पुर डिवीज़न बाय इटसेल्फ एक बहुत ही बड़ा डिवीज़न है और उसमें अगर
ये वाला पोर्शन जो उधमपुर बारामूला लिंक है, पूरी कश्मीर वैली वाली जो लिंक है, इसको अगर मेंटेन करके रखना है तो उसमें बहुत परेशानी आने की संभावना है। दूसरी बात, ये जो रेलवे लाइन है जो कि कश्मीर को कनेक्ट कर रही है, ये रेलवे लाइन एकदम डिफरेंट तरह की है। एक तो ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी कश्मीर को। आप सुनते ही हैं कि जैसे ही बर्फ़बारी होती है रोड्स बंद हो जाती हैं और आना जाना मुश्किल हो जाता है। पर ये रेलवे ट्रैक जो है ये इस तरह से बनाया गया है कि ये किसी भी तरह के वेदर कंडीशन में गाड़ियाँ चलती रहेंगी। इसमें 97% जो ट्रैक है वो टनल्स और ब्रिजेस पे है और बैलास्टलेस है, इसलिए ये कम्प्लीटली सेफ़ है और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि दुनिया में लोग आ रहे हैं देखने के लिए कि ये किस तरह से भारतीय रेल ने कम्प्लीटली इंडिजिनसली पूरी टेक्नोलॉजी और डिज़ाइनिंग इंजीनियर्स के साथ विश्व स्तरीय इंजीनियर्स को भी इंक्लूड करके बनाया है। सो इट इज़ अ मार्वल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस भी अलग होंगी। ये कम्प्लीटली मैकेनाइज्ड होगा, इसलिए ये आवश्यक है कि इसकी देखभाल करने के लिए एक डिवीज़न जम्मू में रहे जो कि टेक्निकली भी डिफरेंट होगा, टेक्निकली साउंड होगा, जल्दी से ही रिएक्ट करेगा अगर किसी भी तरह की आवश्यकता है। लोगों की जो भी आवश्यकता है उसके लिए भी कनेक्टिविटी आसान होगी जम्मू के साथ। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जम्मू को कार्व आउट करके एक डिवीज़न बनाया जाए जो कि इस स्पेसिफिक एरिया को केटर करे एकदम कम्प्लीटली एंड होलिस्टिकली, और आगे भी इस एरिया में और भी रेलवे लाइंस और कनेक्टिविटी आएगी तो उसको भी आगे बढ़ाने के लिए और इस टेक्निकल नो हाउ को आगे बढ़ाने के लिए ये डिवीज़न क्रिएट किया गया है। बिल्कुल, और जैसे हमारे संवाददाता राजेश राज ने बताया कि चाहे सुदूर नॉर्थ ईस्ट के हिस्से हों जहां पर पहले सोचा जाता था कि रेलवे जाएगी लेकिन नहीं जा पाती थी, जिस तरह से वहां पर अब रेलवे गई है। अब ये जो है दुनिया का जो सबसे ऊंचा ब्रिज, अगर हम इसकी बात करते हैं तो किस तरह से ये जो वहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो आसपास के भी वहाँ पर इलाके हैं, उनका भी विकास करेगा और एक तरह से जो आत्मविश्वास है हमारे देश के नागरिकों का जो उधर रहते हैं वो भी कितना बढ़ेगा इससे। उसमें मैं आपको एक पर्सनल एनेक्डोट शेयर करती हूँ। चिनाब ब्रिज को देखने के लिए उसको मैं गई थी वहाँ पर, और वहाँ के जो गांव हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, वो वहाँ पर आए और उन्होंने बताया कि ये ब्रिज की कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी तो आ ही रही है, लेकिन इसको बनाने के लिए जो रोड्स बनाई गई हैं वहाँ पे बहुत बड़ा एक रोड नेटवर्क भी क्रिएट किया गया कि ये सारा सामान जिसकी आवश्यकता है इस ब्रिज को बनाने के लिए, वो रोड भी बनाई गई रेलवे द्वारा। तो उनको उस रोड से बहुत सुगम हो गया है उनका आना जाना, और ट्रेन की कनेक्टिविटी से तो वो चाहे जम्मू की तरफ जाना चाहे, चाहे श्रीनगर की तरफ जाना चाहें, उनको कोई भी तकलीफ़ नहीं है। बिल्कुल, राजेश आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया तमाम क्षेत्रों में जिस तरह से रेलवे जा रही है, सामाजिक आर्थिक ढांचे में ये कितना बड़ा विकास देखते हैं। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को रेलवे किस तरह से मजबूत कर रही है? देखिए, भारतीय रेल को सपनों की रेल कहा गया है। आपने देखा कि फिल्मों में जब रेल की सीटी और रेल की जो छुक छुक का क्रेज जो है वो आज भी खत्म नहीं हुआ है, और लोग इंतज़ार करते थे ट्रेनों का, ट्रेन पर चढ़ने का। बच्चों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी हुआ करती थी, और भारतीय रेल उस दौर से आगे निकलकर डीजल और फिर अब इलेक्ट्रिक तमाम तरह की जो प्रगति है वो देखने को मिल रही है। अब हम बहुत अत्याधुनिक जो है वो इंजन बनाने लगे हैं। जो बिहार का मधेपुरा लोकोमोटिव है, जो मधेपुरा में रेल इंजन का निर्माण किया जाता है, बहुत ही शक्तिशाली रेल इंजन का वहाँ पर निर्माण होता है। तो हम अब उस दौर से आगे निकल चुके हैं, और निश्चित तौर पर जो भारतीय रेल है वो रोज़ तरक्की की इबारत लिख रहा है। और रही बात जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के, तो दुर्गम क्षेत्रों में बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भारतीय रेल ने बहुत सारे टनल्स बनाकर और बहुत सारी दुर्गम रास्तों को काट कर, पहाड़ों का सीना चीरकर जिस तरीके से देश भर में रेल का नेटवर्क
का जाल बिछा है वह कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका रिफ्लेक्शन जो है रोजगार के लिए कहें, पर्यटन के लिए कहें, ये बढ़ने वाला है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू जो है, जम्मू के लिए जब फ्लाइट लोग कई हज़ार रुपए उन्हें खर्च करने होते थे, लेकिन ट्रेन से वो बहुत ही सुगम और सस्ता जो है वो सफ़र, सुहाना सफ़र का आनंद उठाते हैं। खासकर जहाँ पर प्रकृति की गोद में बसे हुए जो इलाके हैं, चाहे वो शिमला की बात करें, चाहे फिर जम्मू कश्मीर की बात करें, उनके लिए रेल का सफ़र जो है एक सुहाना सफ़र का आनंद भी जो है, बिल्कुल पर्यटन जो है वहाँ पर बढ़ेगा और जो वहाँ पर आय है वो भी बढ़ेगी तमाम तरीकों से। जय मैम, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अलग डिवीजन है तो इसके लिए ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि बजट भी इसमें अलग से मिलेगा, और दूसरा जिस तरह से हम विकास की बात कर रहे हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे चरलापल्ली का भी जो रेलवे स्टेशन है, 24 ट्रेनें वहाँ पर चलेंगी तो वहाँ पर जो दबाव है वो भी कम होगा यात्रियों का, और उसके साथ जो औद्योगिक निवेश की बात कर रहे हैं या मालगाड़ियों की बात कर रहे हैं उसको भी बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, रेलवे जो है वो यात्रियों के साथ साथ कार्गो को भी कैरी करती है और एक बहुत ही वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है। अगर देश का विकास होना है, समग्र विकास होना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव होना है, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़ास तौर से, क्योंकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम एक ग्रीन डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे में जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनको अगर आप कंपेयर करेंगे तो रेलवे हर मायने में सबसे ज़्यादा ग्रीन है, और वो देश के लिए, विश्व के लिए बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है कि रेलवे का विकास हो। तो कार्गो जो है हमारा, जो कि अगर रोड से जा रहा है या किसी और तरीके से जा रहा है, वो अगर आसानी से और सुगम तरीके से रेलवे द्वारा पहुंचाया जाता है तो उससे कंप्लीट इकोनॉमी का डेवलपमेंट होता है सस्टेनेबल रूप से, और जितने भी तरह के बिज़नेस हैं वो वहाँ से अगर उनका सामान आसानी से आ जा सकता है तो वो बहुत पनपता है। अगर आप चरलापल्ली की बात करेंगे, चरलापल्ली में एक, अगर आप तेलंगाना कैपिटल देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसेंजर्स का मूवमेंट है, और उनके जो पुराने स्टेशन हैं सिकंदराबाद, हैदराबाद, वो कम्प्लीटली चोक हो चुके हैं। आपको सैटेलाइट स्टेशंस डेवलप करने हैं, और वेस्टर्न साइड पे ऑलरेडी लिंगमपल्ली है, ईस्टर्न साइड पे ये चरलापल्ली आ रहा है, जिससे कि जो कि ईस्टर्न साइड में डेवलपमेंट हो रहा है तेलंगाना कैपिटल सिटी का, वो उसको केटर करेगा, उस पैसेंजर रिक्वायरमेंट को केटर करेगा, और ईस्ट की तरफ जाने वाली गाड़ियाँ जो हैं वो आसानी से वहाँ से और चलाई जा सकती हैं। साथ ही साथ वो एक इंडस्ट्रियल हब भी है, तो वहाँ से ऑलरेडी मौलाली, उसके बगल में एक स्टेशन है, वहाँ से ऑलरेडी पार्सल की गाड़ियाँ चल रही हैं, बहुत सारी स्पेशल्स चलती हैं जो कि माल को कैरी करती है, कार्गो कैरी करती है। उसके लिए भी चरलापल्ली जो है वो एक तरह से एक नोड बन जाएगा, तो दोनों कार्गो और यात्रियों दोनों को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। बिल्कुल, ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगढ़ रेलवे डिवीजन बिल्डिंग की भी आधारशिला रखी है। 107 करोड़ रुपए की लागत से ये परियोजना है। इसमें भी हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह का फ़ायदा मिलेगा, विशेषकर जब हम ओडिशा की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड की वहाँ पर पर्याप्त संभावनाएँ हैं। जी, जो रायगढ़ डिवीज़न बनाया गया है ये सदर्न उड़ीसा को केटर करेगा। ये जनजातीय प्रधान क्षेत्र है, तो कनेक्टिविटी तो इसके विकास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ के जो लोग हैं उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाने में और अपने यहाँ क्रिएट करने में सुविधा मिलेगी। उनका जो भी वहाँ पे सामान है वो आसानी से कैरी हो सकेगा, और आप जानते हैं कि वो सारा मिनरल रिच एरिया है। वहाँ से ऑलरेडी आयरन ओर जो है वो विशाखापट्टनम की तरफ जाता है, एक्सपोर्ट के लिए भी जाता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करके और जो आगे इस इलाके का डेवलपमेंट है उस पे पूरा फोकस मेंटेन करने के लिए ये रायगढ़ क्रिएट किया गया है, जिससे कि इस पर्टिकुलर एरिया को, उसको जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है उस पे स्पेशल फोकस रहे। वहाँ के जो व्यापारी हैं उनको भी एक
ईज़ मिले अपने रिक्वायरमेंट्स डिस्कस करने के लिए, और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए वहाँ के लोकल जो लोग हैं वो सक्षम होंगे। बिल्कुल, चर्चा आपसे जारी रहेगी, लेकिन हम अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के ज़रिए समझाते हैं कि किस तरह से जो रेलवे का विस्तार हुआ है पिछले एक साल में। अगर 2024 में भारतीय रेलवे का 6,450 किलोमीटर पूर्ण ट्रैक का नवीनीकरण हुआ है तो अपने आप में ये एक बड़ा आंकड़ा है। 2000 किलोमीटर से अधिक की गति को 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाया गया है। तो किस तरह से ये रफ्तार जारी है वो ये आंकड़े बताते हैं। रिकॉर्ड 136 वंदे भारत ट्रेनें और पहली नमो भारत रैपिड रेल भी जो है वो शुरू की गई। अगर हम पिछले साल की बात करते हैं तो पीक सीजन के दौरान 21,513 विशेष ट्रेन यात्राएं की गई। तो बड़ा आंकड़ा है और किस तरह से ट्रेन जो है लोगों के लिए सुविधा की एक राहत बन रही है वो दिखाई देता है। योजना के तहत 1,337 में से अगर अमृत भारत स्टेशन योजना की बात करते हैं 1,198 स्टेशंस पर जो है काम शुरू किया गया। ये हम 2024 की बात बता रहे हैं किस तरह से विकास हुआ। भारतीय रेलवे के जो विरासत स्थल हैं जिसमें 80 स्टेशन हैं और 78 संरचनाएं इसमें शामिल हैं तो उनका भी किस तरह से विस्तार हुआ है। 6 रेलवे स्टेशन जिसमें पश्चिम मध्य रेलवे का रानी कमलापति स्टेशन है, ये हम बता रहे हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जो आते हैं। पश्चिमी रेलवे का गांधीनगर कैपिटल स्टेशन जो है वो भी इसके अंतर्गत आता है और इसके साथ ही दक्षिण पश्चिम रेलवे का सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल स्टेशन ये भी इसके अंदर आता है। तो तमाम क्षेत्र हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। उत्तरी पूर्वी रेलवे का गोमती नगर रेलवे स्टेशन का जो पहला चरण है वो भी इसके तहत जो है लाया गया और इसके साथ ही अगर ऑप्टिकल फाइबर की बात करते हैं तो वर्ष 2023-24 में 1,411 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है उपलब्ध कराई गई। तो आधारभूत संरचना की हम बात कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा का जो है प्रावधान किया गया यानी कि वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। 6,112 स्टेशंस पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर क्लोज सर्किट टेलीविजन यानी कि जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो भी लगाए गए। तो अपने आप में जो सुरक्षा है वो भी प्रमुखता से सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए। हॉल्ट स्टेशन हैं इनको छोड़कर सभी स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी इसमें मिल गई थी। इसके साथ ही कुल 1,051 स्टेशंस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। तो अपने आप में ये आंकड़े साबित करते हैं कि किस तरह से आधारभूत संरचना के साथ साथ जो सुरक्षा है उसको भी प्रमुखता पर लिया जा रहा है। भारतीय रेलवे का 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो ये भी अपने आप में बेहद अहम लक्ष्य है। एक बड़ी योजना के साथ इस पर काम हो रहा है। नवंबर 2024 तक लगभग 487 मेगावाट सौर संयंत्र जो हैं वो भी लगाए गए हैं। तो ये अक्षय ऊर्जा जो है योजना उसकी प्रमुख उपलब्धियां हैं। लगभग 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र भी चालू कर दिए गए हैं। तो तमाम जो ऑप्शंस हैं, तमाम जो विकल्प हैं उन पर काम किया जा रहा है। जब हम विकास की बात करते हैं, जब हम विस्तार की बात करते हैं, जब हम रेलवे से सुविधा की बात करते हैं और आधारभूत संरचना की बात करते हैं तो अपने आप में ये एक बड़ा आंकड़ा है जो कि दिखाता है कि किस तरह से रेलवे विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और उससे जो देश का विकास है वो भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐतिहासिक परिवर्तन है। जय मैम, आपसे जानना चाहेंगे ये जो परिवर्तन है ऐतिहासिक परिवर्तन इन्हें कहा जा सकता है और इससे जो आम जन है उसके ज़िंदगी में भी एक बड़ा बदलाव लाने की संभावना जो है व्यक्त की जा रही है। जी बिल्कुल, पूरी कोशिश यही है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको हर तरह की सुविधा मिले उनकी रेल यात्रा में। जहाँ तक पैसेंजर एक्सपीरियंस का सवाल है वो वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हो और इसके लिए हम वंदे भारत ट्रेन्स तो लाए ही हैं। हमारी अमृत भारत ट्रेन्स भी जो हैं वो भी उसी लेवल की सुविधा के साथ लैस हैं, पर वो आम नागरिक के लिए हैं और इसलिए उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, और जब हम विकास की बात करते हैं, जिस तरह से हम दक्षिण ओडिशा की ही बात कर रहे थे, तो वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है जहाँ पर जनजातीय परिवारों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर जो पिछड़े और आदिवासी इलाके हैं उनका भी विकास जो है, इस तरह के और भी जो इलाके हैं उनके विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका ये रेल निभाएगी।
बिल्कुल। आप अगर सिर्फ इसका असर जम्मू कश्मीर की इकॉनमी पे देखें तो वहाँ के जो लोग हैं जो कि वहाँ पे काम करते हैं और रहते हैं आसपास इस रेलवे लाइन के, उनसे आप बात करिए तो वो बताते हैं कि उनको अगर काम करने के लिए जम्मू जाना होता था तो उसमें उनको 2 दिन लगते थे। एक दिन वो ट्रैवल करते थे, उसके अगले दिन काम करते थे और उसके बाद वापस आने में भी उनको उतना ही समय लगता था। आज की तारीख में वो एक ही दिन के अंदर अपना काम करके वापस आ सकते हैं और उसमें उनका जो किराया है वो भी बहुत कम है और समय की तो बहुत बचत है। बिल्कुल। एक और छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि 10 वर्षों में जो कनेक्टिविटी में अद्भुत विस्तार हुआ है, उसके साथ ही उन्होंने तुलना भी की कि 2014 में सिर्फ 35% जो था इलेक्ट्रिफिकेशन था, लेकिन अब 100% हो गया है। इस स्टेटमेंट के क्या मायने हैं और इसका क्या असर दिखाई देता है? देखिए, जितने भी ब्रॉडगेज नेटवर्क है भारतीय रेल का, वो करीब 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है और इसका ये मतलब है कि अब अगर आप देश के किसी एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे तो बीच में कहीं पे भी डीजल और इलेक्ट्रिक की अदला बदली की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ट्रेन जो है वो लगातार एक ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से एक एंड से दूसरे एंड चली जाएगी। इससे समय बचेगा और इससे एनर्जी बिल बचेगा और इससे ग्रीन हाउस एमिशंस ख़त्म होंगे। जो हम नेट ज़ीरो की बात कर रहे हैं, उस नेट ज़ीरो में रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की एक बहुत बड़ी भागीदारी है और इलेक्ट्रिफिकेशन ही नहीं, जिस तरह की इलेक्ट्रिसिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी रिन्यूएबल सोर्सेज से आए, इस पर भी पूरा जोर है। तो ऑलरेडी तमाम क्षेत्रों में काम किया जा रहा है जिससे कि जो रेल की रफ्तार है वो निर्बाध गति से ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और विकसित भारत के संकल्प में सबका साथ सबका विकास जो है वो सुनिश्चित हो सके। बहुत शुक्रिया मैम इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनसे महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।